सी ग्रीन कलर की कामदार मैक्सी में इस वक्त उसका सरापा दमक रहा था। मेकअप आदत के मुताबिक उसने ज्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी उस छोटी छोटी तराश खराश से भी उसका हुस्न इस कदर उजागर हुआ कि उस सारी महफिल पर भारी पड़ रही थी। चेहरे पर मुस्कान की जगह एक फिक्र छाई हुई थी और फिक्रमंद आंखों से मोबाइल को देखते हुए मुसलसल जरदाशा का नंबर डायल कर रही थी। ये कोई 20वीं मर्तबा था जब मुसलसल नंबर डायल करने के बावजूद उसे सामने से यही जवाब मिल रहा था कि नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा है। फिर भी वो पागलों की तरह ट्राई पर ट्राई की जा रही थी। किसी अनजान खदशे के तहत अपने दिल पर हाथ रखते हुए वहीं बेड पर बैठ गई। अपना सर उसने हाथों में गिरा लिया। या अल्लाह प्लीज, उसके लबों ने सरगोशी की और आंखें झलक पड़ी। एक अनजान से खदशे के तहत उसका पूरा वजूद ठंडा पड़ रहा था और काफी सोचने के बाद उम्मीद का एक आखिरी सिरा हाथ लगा और एक बार फिर उठ खड़ी हुई। अपने आंसू को साफ करते उसने ड्राइवर का नंबर डायल किया, जिससे कुछ देर पहले ही वो भेज चुकी थी कि दुल्हन को लेकर आए, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया था। उसकी कॉल पिक कर ली गई। उसने बड़ी बेताबी से पूछा, बोलो नवाज चाचा, क्या हुआ, मिल गई अभी? सादा देहाती लहजे में 45 साला नवाज ने उसकी बात की तरदीद कर दी। नहीं बेटा, पॉलर वाले कह रहे हैं कि बड़ी बेटी साहिबा तो पहले ही यहाँ से तैयार होकर जा चुकी है। और वही हुआ था जिसका उसे डर था। नवाज पिछले 20 सालों से उनके यहाँ ड्राइवर था और किसी भी तकल्लुफ को दोहराए बगैर वो उनको बड़ी बेटी और छोटी बेटी कहकर मुखातिब करता था। उन्हें भी एहसास महफूज लगता था, इसलिए कभी नवाज को रोकने की कोशिश नहीं की। अपने इर्द गिर्द की से पता लगाई, किसी से पूछने की कोशिश करते। वो अब रो रही थी और मुसलसल रोए जा रही थी। नवाज भी फिक्रमंद नजर आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी मसले का इल्म हो चुका था और 3 बेटियों का बाप होने की हैसियत से वो इस वक्त समझ रहा था जलाल साहब घर में आफत बर्पा कर देंगे। बेटा, मैंने हर जगह से पता लगाया है, रही बात बड़ी बेटी की दोस्तों की, तो वो सारी ही शादी में मौजूद है, इसलिए उनके घर जा जाकर पता लगाना बेकार ही होगा। वो ठीक कह रहे थे, जो भी था हकीकत को तस्लीम करना था। बाकी बारात आ चुकी थी, बारात सिर्फ आधा घंटा लेट थी और इस बात पर भी जलाल साहब ने एक हंगामा खड़ा कर दिया था। सिकंदर साहब सिर्फ अपनी बहन की और शर्मिंदगी के बायस खामोशी इख्तियार कर गए थे, वरना जलाल की असूल पसंदाना तबीयत से वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे। उनका दिमाग ठीक लगाना भी उनकी जिम्मेदारी बनी रहती, लेकिन ये मौका नहीं था, इसीलिए उन्होंने जलाल साहब को बोलने दिया। बस करें, इतने खूबसूरत मौका पर बदमज़गी ना खिलाए। शाइस्ता बेगम नरमी से उनके बाजू को छूकर बोली। उन्होंने अपना बाजू झटकते हुए पीछे दिया। एक नजर वो शाइस्ता बेगम पर भी डालना नहीं भूले, चाहे वो उनसे लाख मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर भी अपनी असूल और रवायात में वो कभी तरमीम नहीं कर सकते थे। ब्लैक कलर की शेरवानी में अर्ज़े खान के तो ठाट बाट ही निराले थे। वजाहत से भरपूर चेहरा और दुल्हा बनकर तो उस पर और भी ज्यादा रूप आ गया। चेहरे पर मबहम सी मुस्कुराहट सजाए उसने जलाल साहब के कंधे पर हाथ रखा। जाने दे फूफा, आंखों को छोटा करते जैसे उसने इल्तजा की और जलाल साहब सर झटक कर खामोश हो गए, जैसे कि हथियार डाल दिए हो। मुकम्मल रस्म और रवाज के साथ बड़े शानदार इस्तकबाल के बाद तो स्टेज तक आया। जलाल साहब की बदमज़गी की वजह से सिकंदर साहब का मूड ऑफ हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल कर रहे थे, क्योंकि उनका बेटा बार बार उनके चेहरे को देख रहा था और वो भी जताना नहीं भूल रहे थे कि आधे घंटे की लेट भी सिर्फ उसी की वजह से हुई है। हो जाता है अमूमी तौर पर शादियों में ऐसा, लेकिन छोटी बात का पतंगन बनाना तो कोई उनसे सीखे। और वैसे भी अब जो बात हो चुकी थी उसके बाद कौन सा हंगामा और जंग खड़ी होने वाली थी, इस बात से तो वो अभी वाकिफ भी नहीं थे। मौका की मुनासबत पर शाइस्ता बेगम अंदर की जाने पड़ी। दरवाजे पर नवाज की लाई हुई गाड़ी को उन्होंने देख लिया था। उन्हें भी यकीन था कि दुल्हन आ चुकी है। सच शुक्र कि दुल्हन की जानिब से देर का सामना नहीं करना पड़ा, वरना हाई ब्लड प्रेशर के मरीज उनके शौहर उन्हें यही जिंदा जमीन में गाड़ देते। शॉल को कंधे पर दुरुस्त किए वो सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। यहाँ निस्बतन कम लोग थे, क्योंकि सब इस वक्त बारात की शान व शौकत और दुल्हा देखने के इश्तियाक में बाहर जमा थे। दरवाजे के करीब आकर उन्होंने हल्की सी दस्तक दी। मामूल से हटकर अंदर गहरी खामोशी का राज था। उन्होंने आहिस्तगी से दरवाजा खोला, जब सामने ही बेड पर सर गिराकर रोती हुई नरमीन को देखकर उन्हें अजीब सा एहसास घेर गया। वो अंदर दाखिल हुई। उन्हें पहली नजर में उन्हें लगा कि शायद बहन की रुखसती और वक्त के तकाजे ने नरमीन को रुला दिया।
लेकिन पूरे कमरे में मुतलाशी नजरें दोहराने के बाद जब उन्हें अंदाजा हुआ कि जरताशा अभी तक नहीं पहुंची, तब उन्होंने नरमीन के शानी को हिलाया। तुम्हारी बहन कहाँ है? माओ को इल्हाम हुआ करते हैं, और बेटी के आंसू देखकर वो भी किसी ऐसे इल्हाम में मुब्तला हो गई थी। नरमीन ने एक नजर उनकी बेचारगी से भरे हुए चेहरे पर डाली। उस वक्त उसे अपनी माँ पर शदीद रहम आ रहा था। उठी और शाइस्ता बेगम को गले लगाकर और शिद्दत से रो पड़ी, और शाइस्ता बेगम का दिल तो जैसे टूट रहा था। उन्होंने फौरन से उसे खुद से अलहदा कर दिया। तुम्हारी बहन कहाँ है? इस बार उन्होंने चबा कर अपने अल्फाज दोहराए, और नरमीन नजरें झुकाए हुए सर नफी में हिला गई। अम्मी, वो कॉलर से गायब हो चुकी है, आप ही वापस नहीं आई। ऐ मुमकिन है कि वो इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, शाइस्ता बेगम ने अपना हाथ उसके लबों पर जमा दिया। खुदा न खास्ता, कैसी बातें कर रही हो तुम नरमीन? लाओ मुझे नवाज का नंबर दो, बल्कि मैं खुद से बाहर जाकर कहती हूँ मुझे साथ ले जाए। मैं पार्लर वालों से पूछती हूँ कि आखिर कैसे इन्होंने बेच दिया, किधर है मेरी बेटी? गज़ो गज़ब के आलम में दहाड़ते हुए वो बाहर की जानी दौड़ी, और वो जो पहले ही हकीकत को तस्लीम की बैठी थी, सख्ती से उनके बाजों को जकड़ लिया। अम्मी, खुदा का वास्ता है मेरी बात सुन ले, मैं हर जगह से पता करवा चुकी, आप ही भाग गई है। उनका नंबर ही ऑफ जा रहा है, तो ये किस बात की अलामत हुई? अपनी माँ के कंधों को दोनों हाथों में थाम कर उस बार उसने कदरे ऊंचा कहा था। अब दरवाजे में खड़े सिकंदर साहब थक से रह गए। उनकी आंखों में बेतहाशा सुर्खी उतर आई थी। शाइस्ता बेगम ने भी रोते हुए चेहरे के साथ पलट कर उन्हें देखा। उनका भाई सब कुछ जान चुका था, और इस वक्त उनका और कोई सहारा नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और सिकंदर साहब के कदमों में बैठ गई, और वो यूं बुत बने खड़े थे कि झुक कर उन्हें उठा भी नहीं पाए। दूर खड़ी नरमीन बस रोए जा रही थी। भाई, मेरी तरबियत में खोट नहीं था, शायद हालात मेरे मुखालिफ सिम चल रहे थे। वो सिर झुकाए बस रोए जा रही थी, और उनको नजरअंदाज किए सिकंदर साहब आगे बढ़े और सोफे पर बैठ गए। तुम जानती हो कितनी बदनामी होगी और जलाल? उन्होंने बात को जानबूझकर वहीं छोड़ दिया। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि दो बेटियों की पैदाइश के बाद जलाल का रवैया किस तरह बता था। वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, और हर बात में उन्हें सलीका चाहिए था, हर बात उनके मुताबिक होनी चाहिए थी। शायद बेटा ना होने की वजह से भी उनके दिल में एक खसक सी रह गई थी, जिसने उन्हें हद से ज्यादा बदलिहाज बना दिया। और इस वक्त में सिकंदर साहब को यकीन था कि वो ये खबर सुनने के बाद शाइस्ता बेगम को जान से मार देंगे, और सिकंदर साहब जिनकी अपनी कम बदनामी थी, उनकी इकलौती बेटी की बारात वापस लौट जाती। लोग बातें बनाते फिरते। उस वक्त सरताशा की फिक्र किसी को नहीं थी, वो कहाँ गई, किसके साथ गई, ये सोचने का वक्त ही नहीं था। वक्त अगर कुछ सोचने का था तो वो ये था कि आगे क्या किया जाए। और बादल खास्ता कुछ ही देर के बाद जलाल खान को भी आगाह करना पड़ा, और तौका के ऐन मुताबिक उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया। और वो जो कुछ देर पहले बारात के लेट होने पर सिकंदर साहब को सुनाने जा रहे थे, अब इस कैफियत में थे कि कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक सर झुकाकर चले जाते, चेहरे की रंगत बेतहाशा सुर्ख। इस आधे घंटे में वो क़यामत आकर गुजर गई जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। बात की बाद में देखी जाती। वो शाइस्ता बेगम की साथ क्या सलूक करते, लेकिन अभी इज्जत बचाना थी। उन्होंने पलट कर सिकंदर साहब के कंधे पर हाथ रखा था। किसी तरह अर्ज़ को मना लो, मैं नरमीन का निकाह करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि नरमीन तड़प कर उन्हें देखने लगी। लेकिन बाबा, वो आगे बढ़ी सिर्फ 2 कदम, और उनके उठे हुए हाथ ने उसे वहीं रुक जाने पर मजबूर कर दिया। मर गया तुम लोगों का बाप, काश तुम लोग दोनों पैदा ना हुई होती, मैं सारी जिंदगी बेऔलादी का दुख सह लेता। वो बस मुंह पर हाथ रखे रोए जा रही थी। उसी लम्हे से जरताशा से बेइंतहा नफरत पहलू महसूस हो रही थी। बड़ी बहन जो महज उससे 3 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों के दरमियान इतनी गहरी दोस्ती थी, उसके बावजूद वो अंदाजा नहीं लगा पाई। तुम जानती तो होगी कि तुम्हारी बहन किधर है? अगर जानती हो तो खुदा का वास्ते मुझे बता दो। उसका बाप उसकी कदमों में झुकने लगा था। वो चीख कर उनके कदमों से लिपट गई। बाबा, मैं नहीं जानती, खुदा की कसम मैं नहीं जानती बाबा। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। सिकंदर साहब ने जलाल को उससे दूर करते उसे सहारा देकर सोफे पर बिठा दिया। सिकंदर साहब की बीवी नादिया बेगम सीने पर बाजू लपेटे एक तरफ खड़ी थी। उनके चेहरे पर भी संजीदगी तारी थी। कमरे में मौजूद नफूस अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। बाहर लोग इंतजार में थे। दुल्हा तैयार बैठा था, काजी मौजूद थे और दुल्हन गायब।
ऐसे में आखिरी रास्ता वही बचता था। नरमीन को सोफे पर बिठाते उस पर चादर ओढ़ दी गई। बाहर सिकंदर साहब ने अर्जिक से कहा, क्या? कोई नहीं जानता था, लेकिन कुछ ही देर बाद काजी निकाह पढ़ा रहा था और ज़ाताशा की जगह दोहराया गया। नरमीन के नाम ने उसके तासुरात में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की। स्पाट चेहरे के साथ वो बस सर झुकाए बैठा रहा और नरमीन तो मुसलसल रोए जा रही थी। उसने ऐसा कब सोचा था? वो अर्जिक के निकाह में दे दी जाएगी। लाल ये था कि अगर वो अर्जिक के निकाह में ना भी दी जाती तो ये हराना भी उसके लिए दुश्वार हो जाता। बाबा हर वक्त उस पर शक करते, उस पर वो पाबंदियां लगा दी जाती जिन्हें तोड़ना उसके लिए मुहाल हो जाता। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर निकाह ना होता तब भी, और अगर निकाह हो गया तब भी वो अर्जिक के लिए सारी जिंदगी एक अनचाही दुल्हन बनकर रह जाएगी। उसे अच्छी तरह याद था कैसे वो हर दूसरे दिन घूमने जाते, ढेरों बातें एक वक्त में एक दूसरे के साथ बिताते, कैसे मोबाइल पर हल्की हल्की सरगोशियां जरदाशा के चेहरे को सुर्ख कर देती थी और उसके लबों पर छींपी छींपी सी मुस्कुराहट की बयान करती थी कि वो अर्जिक के लिए क्या मकाम रखती है। रात रात पर मोबाइल पर बातें, लातदाद मैसेजेस, और उसके बावजूद यूं मोहब्बत का टूट जाना उसे अंदाजा हो रहा था। जरदाशा ने शायद दिल से अर्जिक को नहीं चाहा था, लेकिन अर्जी की मोहब्बत का वाहिद मरकज वही थी। काजी साहब इजाजत तलब कर रहे थे और वो थम सादे बैठी रही। जलाल साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और उसने इकरार कर लिया। लम्हों में उसकी जिंदगी बदल कर रह गई। इंसान क्या सोचता है और कुदरत के फैसले कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ इसी कुदरत की बजाय अपनी बहन, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी, जिसने उसकी जिंदगी सिर्फ अपने मफाद के लिए तैयार कर दी। अगर उसे अर्जी पसंद नहीं था तो पहले रोज ही इनकार कर देती, जो बेटियों की ख्वाहिशों को हमेशा तरजीह देते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हल निकल आता। कम से कम उसे कुर्बानी का बकरा तो नहीं बनना पड़ता। लेकिन फिर भी इसी मैक्सी में रुखसत हो गई। उसके इतना शानदार दिन इस तरह गुजरेगा उसने कभी नहीं सोचा था। गाड़ी में भी पूरा रास्ता को रोती रही। जलाल साहब इतने संगदिल हो गए थे कि उसे सीने से लगाकर भी आखिरी बार प्यार नहीं कर पाए, बल्कि दूर से उसके सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत कर दिया, जबकि शाइस्ता बेगम के गले लगकर वो खूब रोई। सिकंदर साहब और नादिया बेगम का रिश्ता एक मजबूत एतमाद और बरम पर कायम था, और इस वक्त भी सिकंदर साहब ने नादिया बेगम की नजरों में बड़ा मुल्तजी होकर देखा था। उनके लिए सारी संजीदगी, सारी बेमुरवती, सब कुछ वक्ती था। उनके लिए अगर कुछ अहमियत रखता था तो सिकंदर साहब का फैसला। सोनू ने चुपचाप सर झुका लिया। सारा गुस्सा चाक की तरह बैठ गया। उन्हें यहाँ जितनी भी रिश्तों की खुदगर्जी नजर आई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा यही सीखा, मुनफी बात पर मस्बत बात को निकाल लेना। और इस बात तो सारा मामला ही उनके शौहर का था। सो ठाट बाट से उसे ऐसे ही घर में ब्याह कर लिया, जैसे कि जरताशा को लेकर आना था। ऐसे इस्तकबाल हुआ, लोगों की जुबानें बंद नहीं होती, लोग से खुशी कर रहे थे, मायने खेज नजरों से देख रहे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे का इतमाद कायम था। सो इसने उनके एक कदम डगमगाए नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि आगे बढ़कर पूछता। बस दूर से गुजर गुजर उनके कानों में पड़ती रही और वो भी नजरअंदाज की बैठी रही। और उस वक्त भी वो कमरे में सजावट के मामला देखने के लिए गई। अर्जिक तो बाहर दोस्तों में उलझा हुआ था। उसके हिस्से में कितनी रुसवाई है, उसे कितना नुकसान उठाना पड़ा, ये उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था। मारी उसके तासुरात बता रहे थे कि उसके दिल में कौन सी हलचल बढ़ पाए। वो इस वक्त उस सोफे पर बिल्कुल अकेली बैठी थी। इर्द गिर्द अनजान लड़कियां उसे देखने आ गई। पुष्ट पर खड़ी औरत ने सरगोशी की, गजब खुदा का, अपनी शादी छोड़कर भाग गई। खुदा ऐसी औलाद किसी को ना दे। उसकी नजरें साकित थी, अपनी पत्नियों में दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी वो किसी गैर बड़ी नुक्ते को घूरती रही। सारा खसारा तो अर्जिक के हिस्से में आया था। बेचारा माँ बाप का इकलौता बेटा, इतनी बड़ी खुशी में भी मजबूरी भुगतानी पड़ी। बहुत हैंडसम था, इलाके में कोई भी रिश्ता दे देता, लेकिन सिकंदर भाई साहब को तो अपनी बहन का घर बसाना था। दूसरी औरत की आवाज भी बिल्कुल वाज़ेह थी। उसे लगा जैसे सारी कायनात कह के लगा रही हो, और उसकी हालत पर, उसकी कैफियत पर सब लोग उसकी जाने देख रहे हैं। वो पलके भी नहीं चिपक पाई। बहुत बड़ा दिल है सिकंदर साहब का। कोई भी होता तो मौका पर ही रिश्ता खत्म करके वापस आ जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने इज्जत रख के अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हर जगह बस यही चर्चा थे, सिकंदर साहब ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। वो तो कहीं भी नहीं थी। उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। उसके सारे ख्वाब टूट गए और वो खामोखाही किरदारी के जम्मे में आ गई। सारा जहां की सवालिया नजरों का सामने करने की हिम्मत नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी हर एक की नजरों की जद में आ गई।
उसके मुतालिक कोई बात नहीं कर रहा था। यूं लगता था सारा कसूर इसी का है। नादिया बेगम दूर से आते हुए दिखाई दी। उन्होंने शायद उसका तारीख बढ़ता चेहरा देख लिया था, लट्ठे की मानित सफेद और साकित पलके। उन्हें अंदाजा था कि इलाके की औरतों की जुबान का, इसीलिए करीब आकर उन्होंने लड़कियों को मुखातिब किया। ऐसा करो, दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ दो। अर्जिक दोस्तों के साथ निकल गया, जाने उसका आना कब हो, बाकी रसूमात में देख लूंगी। मामले को संभालने का इस वक्त यही हल था। वो कमरे में पहुंच आती गई। सुबह से उसने एक लुकमा भी अपने हलक में नहीं उतारा था। पेट आग पकड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो बस रोए जा रही थी। अपनी हथेलियों को देखकर वो शिद्दत से रो रही थी। किसी और के अरमानों की सेज पर वो बैठी थी, किसी और के ख्वाबों पर पानी फेर कर। लेकिन हकीकत में तो पानी उसके ख्वाबों पर फिरा था। ना जाने कितनी देर वो उस सजी हुई बेड पर बैठी रही, फिर नीचे उतर आई। मुलाजमा कमरे में खाना रख गई। अपने मेकअप को साफ करते उसने ज्वेलरी को उतार दिया और उसका सूटकेस तक नहीं पहुंचा, लेकिन जरताशा का सामान पहले ही वहां पहुंचा दिया गया था। बाद में खास्ता उसने वो सामान खोल लिया। एक हल्का फुल्का सा लिबास निकालकर उसने पहन लिया। दुपट्टा गले में पड़ा था, बेपनाह सफेद रंगत पर, रुई रुई आंखें और बेतहाशा सुर्खनाक। वो कोई मुलायम सी गमजदा गुड़िया लग रही थी, या फिर कोई बच्ची जिनका मनपसंद खिलौना गुम हो जाए और वो रो रो कर हलकान हो जाए। बात अगर सिर्फ खिलौना तक होती तो शायद उसे सब्र आ जाता, लेकिन बात बहुत बड़ी थी। वो कमरे में नहीं आया, ना ही उसे उम्मीद थी कि वो कमरे में आएगा। उसने चंद लुकमे हलक से नीचे उतारे, पानी उठाकर लबों से लगाया और कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुला। सिकंदर साहिब अंदर दाखिल हुए। पहली नजर में वो हैरान हुए थे। उसे देखकर भी वो कुछ शर्मिंदा सी सर झुका गई। उसे अंदाजा नहीं था कि मामू उस वक्त कमरे में आएंगे। शायद वो अपने बेटे के अरमानों पर गमजदा थे, जिसने पहली बार अपनी दुल्हन देखना भी नसीब नहीं हुई थी। जो कुछ भी हो, उसे एक बड़ा हादसा समझ लो, लेकिन अब हमें इसको तस्लीम करना होगा। जिंदगी रुकती नहीं है, अगर तुम उसके कदम भी जगड़ लो तो भी वो चलती रहेगी। इसलिए जिंदगी के साथ चलना सीखो। ये तुम्हारे मामू का घर है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से एक नई जिंदगी का आगाज करो। सारे पुराने ख्वाबों को भूलकर नए ख्वाब बुनना सीख लो। वो सिर झुकाकर उंगलियां चटकाती रही। लोग सच कहते थे, उसके मामू का दिल बहुत बड़ा था, बाबा से भी बड़ा। वो जब अपनी बेटी की गलती को फरामोश नहीं कर पाए और मामू होकर अपनी भांजी की गलतियों को फरामोश किए हुए थे। उन्होंने सरसरी सा अर्जिक के मुताल्लिक भी पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं जानती थी। तो कुछ देर के बाद कमरे से निकल गए। अर्जिक की शेरवानी मुलाजमा कमरे में रख गई थी। वो जहां भी गया चेंज करके गया, और वो पूरी यकीन थी शायद ही वो आज रात वापिस आए और शायद उसका सामना करे। नामुमकिन। गाड़ी उसने फ्लैट के सामने रोकी। शाम के अंधेरे गहरे हो रहे थे। वो यकीनन लेट हो गया। उसके साथ रजा और हमाद भी थे, उसके बेहतरीन दोस्त। गाड़ी से उतरकर सीधा फ्लैट में आया। रजा और हमाद गाड़ी में बैठे रहे। चाबी घुमाकर उसने लॉक खोला और उस वक्त वो बहुत रफ्त से हुलिये में था। जीन्स के ऊपर ब्लू कलर का स्वेटर पहने, माथे पर बिखरे बालों के साथ वो दिलकश लग रहा था, लेकिन आंखों में गहरी फिक्र थी। अंदर जाते उसने आवाज लगाई। कमरे का दरवाजा खुला और पुरसुकून सा मुस्कुरा था, लेकिन सामने खड़ा इंसान मुरफ़्फ़तन भी नहीं मुस्कुराया था, क्योंकि उसके चेहरे पर सिर्फ घबराहट तारी थी। वो जमकर सोफे पर बैठ गया। मोबाइल निकालकर उसने हमाद से कहा, सिर्फ आधा घंटा है, सब कुछ मुकम्मल करो। अपनी बाड़ी अरूसी लिबास को संभालते उसके सामने आ गई। उसे जांचती नजर से जरताशा के घबराए हुए चेहरे को देखा था। दुल्हन बनकर वो दिलकश लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। आंखें खौफ से भरी हुई थी। क्या तुम्हारा निकाह हो गया? जरताशा उसके करीब बैठते जांचती नजरों से उसका दिल का चेहरा देख रही थी। उससे मुस्कुराते हुए शानी उचका दिया। बस तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊं। मेरी बीवी मेरे कमरे में मेरी मुंतजिर है। वो हंसते हुए उसे मासूम लगा और वो नजरें घुमा कर रह गई। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जिक। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा है, और हैरत है तुम्हें इस वक्त डर लग रहा है जब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। वो छोटी सी बात पर खुद ही महफूज हुआ और फिर उठकर किचन के जाने चला गया। तुम जानती हो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। फ्रिज खोलकर वो चीजों को कंगाल रहा था। हफ्ते के 3 दिन अगर उसकी हवेली में गुजरते तो बाकी 3 दिन उसी फ्लैट में गुजरते। सो यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी, और तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ खाया? जरताशा उस पर भड़क उठी। तुम जैसी फौर लड़की से कहाँ ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है? वो चाय बनाने के साथ सैंडविच तैयार कर रहा था। क्या मैं तुम्हारी मदद करवा दूं? ओपन किचन के करीब आते हुए कह गई
और उसे देखकर एक बार फिर मुस्कुराया। इस उलिये में तुम बस आराम से अपने दूल्हे का इंतजार करो, ये ना हो कि इसकी आने तक फीकी पड़ जाओ और वो दोबारा तुम्हें मेरे गले में डालकर चला जाए। इस क्रिटिकल कंडीशन में भी वो जोक पर जोक मारे जा रहा था और फिर खुद ही महफूज होते बात पे बात हंस रहा था। मैं जानती हूँ तुम्हारी खुशी की असल वजह क्या है, बहुत हंसी आ रही ना तुम्हें। वो सोफे पर धड़ाम से बैठ गई और एक बार फिर खुलकर मुस्कुराया। हंसना तो बनता था, उसने इतनी बड़ी जंग फतह कर ली। जो खेल उन दोनों ने मिलकर खेला था वो कामयाब हो गया। उनकी कामयाबी का जश्न तो बनता था। हमाद और रजा के वापस आने तक वो दोनों चाय और सैंडविच से लुत्फ अंदोज हो चुके थे। कुछ ही देर के बाद हमाद और रजा अंदर दाखिल हुए। वो दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ जहां सेब भी था। आंखों पर चश्मा चढ़ाए, वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। काजी साहब भी उन सबके हमरा अंदर दाखिल हुए। सारे इंतजामात के साथ आए थे और कुछ देर के बाद वो सामने बैठा। जरताशा का निकाह जहां सेब से करवा दिया था और वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर फैले हुए रंग बता रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हुए मोहब्बत की जंग जीती है। और मोहब्बत को जीत जाना आसान नहीं होता, कितनों की कुर्बानी देनी पड़ती है, कितनों की ख्वाब ढूंढते गए थे, लेकिन फिर भी जीत उनके हक में आ गई। उसने जरताशा और जहांजेब के निकाह के बाद कुछ रकम जहांजेब के हवाले करना चाहिए, उसने फौरन इनकार कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उन सबसे कहीं बरकर है। वो मजबूत लहजे में बात कर रहा था। हमाद रजा और वो उन्हें खुदा हाफिज कहते फ्लैट से बाहर निकल। उन्हें भी चंद दिनों तक वहीं रुकना था, जब तक कि जहांजेब अपनी माँ को आगाह तैयार नहीं कर लेता। शायद तब तक या शायद तब तक जब तक हालात ठंडे नहीं हो जाते। हमाद और रजा को घर ड्रॉप करने के बाद उसने गाड़ी अपने घर की जानिब मोड़ ली, लेकिन उस वक्त तक तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। घड़ी पर एक निगाह डालते उसकी जेहन में फौरन नरमीन का ख्याल कूदा। दिल में अंदेशे भी थे कि क्या होता जब उसे मालूम हो जाता कि ये खेल किस तरह खेला गया है, लेकिन उसे यकीन था इससे पहले तक तो वो उसे अपनी मोहब्बतों का इतना आदी बना लेगा कि सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो इससे दूर नहीं रह पाएगी। आज नहीं तो कल हो सकता था कि उसे खुद बता देता, लेकिन अभी सिर्फ खामोशी उसका हक बनता था। अभी उसे सिर्फ ये जाहिर करना था कि ये सब कुछ उसके लिए भी अनजान है, जैसा कि नरमीन के लिए। दिन भर की थकी हारे हवेली वाले शायद जल्दी सो गए थे। हवेली में गहरा सुनारा था और वो सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में क्या एक हसीन इजाफा उसे हसीन लगा था। लाइट पर्पल कलर की सिंपल सी शर्ट रोजा में बिखरे बालों के साथ उसके जहाजी साइज बेड पर आराम कर रही थी। एक हसीन मुस्कुराहट से उस मोमी गुड़िया को देखता रहा। उसे किसने शिद्दत से चाहा था कि ये इजाफा उसकी जिंदगी में हो जाए, और भलाखिर खुदा ने उस पर कुन की मोहर जब्त कर दी। उसके सोए हुए वजूद पर एक नजर डालते उसके करीब आ गया। भूख लगी थी, लेकिन खुशी इस कदर ज्यादा थी कि भूख को उसने कहीं दूर सुला दिया। बंद आंखों पर दराज बल्कि बेहद नफीस और मासूम सा चेहरा, वो हसीन नहीं हसीन तरीन थी। हो सकता था जरताशा उससे ज्यादा हसीन होती, लेकिन अरसिक की नजरों का इंतखाब जरताशा नहीं बल्कि नरमीन थी, और जो इसे पसंद आ जाए उसे हासिल किसी भी कीमत पर कर लेता था। यहाँ तक कि उसके चेहरे के हसीन नकूश को देखने के बाद उसने झुककर उसकी ठोड़ी पर हल्का अपनी मोहब्बत का एहसास छोड़ा। उसकी नींद शायद पक्की थी, सो यूं ही लेटी रही जैसे कुछ भी नहीं हुआ। एक के बाद एक बार उसके चेहरे के नकूश को छूता रहा, और जब उसे लगा कि अब वो कसमसा कर नींद से बाहर आने की कोशिश कर रही है, तब बलाखिर वो पुष्ट फेर कर लेट गया। अभी तक के लिए उतना ही काफी था, उसे अपने नजदीक लिया था, लेकिन मोहब्बत से एक पुरसुकून सी नींद उसके चेहरे पर फैलती चलेगी और वो पुरसुकून सा आंखें मूंद गया। अगली सुबह कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक से उसकी आंख खुली। नादिया बेगम नीचे उनकी मुंतजर थी, क्योंकि शाइस्ता बेगम नाश्ता लेकर आ चुकी थी। जो भी था, अब रस्म के मुताबिक उन्हें अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी को पूरा करना था। वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह उनकी शादी चुपचाप हो गई, बाकी रस्मात में भी वो एहसास कमतरी का शिकार रहे। सो नाश्ता लेकर वो जलाल साहब को किसी भी तरह मनाकर यहाँ तक ले आई थी। नींद से फौरन उठकर वो दरवाजे तक आ तो गई, लेकिन अब जब उसने पीछे पलटकर अरसिक को देखा जो उसके करीब सो रहा था, उसे शायद शर्ट उतारकर सोने की आदत थी। वो बेख्तियार सुर्ख हो गई। कम से कम उसे ये एहसास अच्छा नहीं लगा। अरसिक जो नादिया बेगम की दस्तक से ही जाग चुका था, अब इस
इंतजार में ऊंधे मुंह पड़ा था कि वो इसके करीब आकर से जगाए, लेकिन उस पर एक पुरसोच नजर डालकर वो फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने चेंज करके खुद को हल्का फुल्का तैयार कर लिया। ये सब कुछ जरताशा का था और ये भी उसके दिल पर एक बोझ की तरह गिरा। वो कैसे तस्लीम कर सकती थी किसी और की चीज पर हक जता रही है। जाने उसने कितना सोचा होगा जरताशा को अपनी दुल्हन के बारे में। उसे सब कुछ कितने मान से खरीदा होगा। सब कुछ इतना हसीन था जैसे हर चीज उसकी पसंद के ऐन मुताबिक हो, लेकिन फिर भी वो सब कुछ उसका नहीं था। ये बात भी उसके दिल को अधूरा कर देने के लिए काफी थी। उसने 2 बार उसको आहिस्तेगी से पुकारा। उसकी बेहद मुलायम आवाज पर वो भी गूंज सुन लेता रहा और बुलाकर उसने आगे बढ़कर अपनी 2 उंगलियों से उसके कंधे को छुआ। वो जो पहले ही जागा हुआ था हड़बड़ा कर आंखें खोलकर सीधा हुआ और कुछ इस तरह से हाथ मारा कि उसके चौड़े सीने पर आ गई। उसे लगा ये सब कुछ हादसाती तौर पर हुआ है, शायद वो जगाने की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। और वो इतना करीब झुकी हुई थी कि अपना तवाजुन नहीं बरकरार रख पाई और उसके सीने पर ऊंधे मुंह गिरी थी। और वो सारे जहां का मीचता शख्स अपनी लबों की मुस्कुराहट को छुपाकर बड़ी खफगी से उसकी आंखों में दिख रहा था। वो फौरन सीधी हुई, लेकिन उससे पहले कि उसकी पुश्त पर अपने बाजू जमाते हुए उसकी कोशिश को नाकाम कर गया। क्या कर रही थी तुम? मुझ पर झुककर उसने लहजे को हल्का सा संजीदा रखा। उसके लिबास पर एक नजर डालते हुए उसके दिल का चेहरे को देखना नहीं बोला था। वो मैं सिर्फ आपको जगा रही थी अर्जिक भाई। ये दूसरी दफा था जब वो उसे भाई कहकर मुखातिब कर रही थी और उसने अपनी उंगली उसके लबों पर जमा दी। दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज ना सुन, सिर्फ अर्जिक। वो अभी भी संजीदगी में बात कर रहा था और उसने फौरन बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर सर अस्पात में हिला दिया। उसे घुमाते हुए बेड पर सुलाकर खुद आहिस्तगी से उस पर झुका था और वह हैरत से उस शख्स को देख रही थी जो ना जाने क्या करने का इरादा रखता था। उसके सीने पर अपना कांपता हुआ हाथ रखकर उसने इसे खुद से थोड़ा सा दूर धकेला, क्योंकि अगर वो यहाँ यूं ही बदसूर उस पर झुका रहता तो हो सकता था कि उसकी सांसें अटक जाती, वो यहीं मर जाती या फिर उसका दिल रुक जाता, क्योंकि इसका दिल इतना खौफजदा हो चुका था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने का इरादा रखता हो। क्या तुम जानती हो तुम्हारा क्या लगता हूं मैं? क्या तुम्हें मेरे साथ बनाए के रिश्ते का अंदाजा है? उसकी गर्दन पर अपने लब जमाते हुए वो सरगोशी कर गया और उसकी रूह काम गई। उसकी इस हरकत से हर्षित के कंधे पर हाथ रखकर उसने खुद से थोड़ा सा से दूर धकेला। उसे भी अंदाजा था शायद कि वो अब उस सब के लिए तैयार नहीं है। इसे पीछे हट गया, जबकि नरमीन का चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो चुका था। उससे दूर होते हुए उससे बड़ी तीखी नजरों से अर्जिक के चेहरे को देखा। मेरे साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश न करें जो आप ही के साथ दोहराते थे। ना ही उन पर असर हुआ और हो सकता है कि मुझ पर भी ना हो, क्योंकि आप जितना भी दिल बहला ले मैं सरताशा नहीं हूं। आपकी जरी मैं नहीं, बल्कि मैं नरमीन जलाल खान हूँ। भरी भरी आंखों से उसे कहकर वो पलटते हुए कमरे से जा चुके थे और वो अपने बालों में उंगलियां फेर कर उसकी पुश्त को देखता रह गया। काफी देर वो दोनों को देखकर उसके लफ्जों पर गौर करता रहा। हो सकता है जरताशा उसके सामने बात करती हो तो शायद जेब उसे जरी कहकर मुखातिब करता हो, और ये मोहतरमा ये समझ रही हो कि वो सारी प्यार मोहब्बत की बातें अर्जिक इसके साथ करता था। इसका ये समझना भी वजह था, क्योंकि बात करते हुए यही जाहिर करती थी कि वो अर्जिक से बात कर रही है। अब उसके अंदर क्या चल रहा था ये तो जरताशा जलाल ही जानता था, या फिर शायद जेब मलिक। वो दरम्यान में काटते हुए बात अटका हुआ था। अर्जिक खान अभी बहुत कुछ उसकी ज़हन से निकालना बाकी था। वो नहीं जानता था जब उसे सच्चाई का इल्म होगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, लेकिन ये भी घर वालों को दबाव था जिसकी वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ा। फूफा कभी भी अपने फैसलों से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो बदसूर इस बात पर कायम थे कि जब तक जरताशा की शादी नहीं हो जाती नरवीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि खानदान भर में ये रवायत है कि बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी को ब्याहने चलेंगे तो बड़े बड़े घर की दहलीज पर बैठी रह जाएगी। इसलिए वो हर सूरत अपनी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ते हुए जरताशा को अव्वलीन दर्जा देना चाहते थे। जलाल खान ने एक बार जरताशा के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया सो कर दिया। अब वो हर तरह का ताल्लुक तोड़ सकते थे, लेकिन जरताशा की जगह नरमीन को नहीं बदल सकते थे। इसलिए वो जिसका दिल बरसों से नरमीन जलाल पर अटका हुआ था वो भला कैसे सब कुछ बर्दाश्त करके चुप कर जाता। उसने तो साफ कह दिया था कि वो अपनी शादी ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता था कि अगर
नरमीन का नाम दिखा तो बदनामी अलग और दोनों घरों के दरमियान दुश्मनियां अलग होगी, क्योंकि उनके घरों में मोहब्बत एक ऐसा जुर्म था जिसकी सजा सारी उम्मत भुगतना पड़ती। वो नहीं चाहता था कि उसकी जुबान से नरमीन का नाम निकले और नरमीन को सारी जिंदगी इसकी सजा काटना पड़े। वो दिन भी ऐसा ही था, हंगामी खेस, जिस रोज नादिया बेगम ने अपने हाथ से कड़े उतारकर जरताशा के हाथ में पहना दिया। सूरज चुन्नी उसके सर पर रखते हुए सिकंदर साहब नादिया बेगम ने कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में दबाते ही ऐलान कर दिया था कि आज से उनकी बेटी है। और जरताशा का झुका हुआ सर जिस तरह जर्द हुआ था, वो सब कुछ अर्ज खान की नजर से कैसे पोशीदा रह सकता था। वो जो बारी बीनी से हर एक बात को समझने का आदी था, उसने एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया। जरताशा से उसने बातचीत करना चाहिए, लेकिन जरताशा उसे मुकम्मल इग्नोर किए हुए थी। हालांकि पहले उन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती थी, सब कजिन्स एक दूसरे के साथ अच्छी बातचीत कर लिया करते, लेकिन वो एकदम से रिश्ता बदलने के बाद जरताशा का इग्नोर करना जाहिर सी बात थी, कोई मतलब रखता था। और अगले एक हफ्ते के दौरान ही वो सब ढूंढ निकालने में कामयाब हो गया कि जरताशा की जिंदगी में जहां सेब है, जहां सेब मलिक उसकी यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो कुछ अर्सा बाद एक ऑफिस में ही काम करते रहे। और कुछ अरसे के बाद जलाल खान ने जरताशा की इजाजत को बंद कर दिया, सो इसे घर में टिकना पड़ा। और जहांजेब अभी तक ऑफिस को संभाले हुआ था, उसे सारी छानबीन कर ली थी। जहांजेब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और अपनी माँ का इकलौता बेटा और बहनों का इकलौता भाई। बहनों की शादी के फर्ज से सब क्रोश होकर अब वो अकेली माँ को संभाल रहा था और जरताशा के मामले में हद से ज्यादा वफादार था। उस रोज वो कैफे के कोने में शायद उसी बात पर बहस कर रहे थे। जरताशा की रोई हुई आंखें पुतरनी थी, वो सर झुकाए शायद जहां जेब को सारे तहफ वापस करते हुए उससे मोहब्बत से दस्तदारी का ऐलान कर रही थी। जब उसने कैफे के दाखिली दरवाजे से अपनी जीन्स की पॉकेट्स में हाथ डाली, आंखों पर चश्मा चढ़ाकर आते हुए अर्जी को देखा, उसका चेहरा लट्टे की मानित सफेद हो गया। अंदर की सांस अंदर अटक के कांपते हाथों से अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए बामुश्किल अपने पैरों पर उठने की कोशिश कर रही थी। जहांजेब ने पलट कर देखा, तब तक उसके पैरों में आ चुका था, लेकिन वो वैसा ही था, बला का पुरसुकून, हल्की मुस्कुराहट, चेहरे पर सच्चाई, और उन दोनों के करीब बैठ गया। दोनों ही पटी पटी निगाहों से उसे दिख रहे थे। जब उसने चश्मा उतारकर सामने टेबल पर रखा और दोनों को बैठने का इशारा किया, क्या कांपती है, बेजान टांगों से बैठे हो? जरताशा बिलक बिलक कर रो पड़ी। शायद वो बहुत शर्मिंदा थी और जहांजेब भी इसी कश्मकश में थे कि इससे बात का आगाज कहाँ से करना चाहिए। जब उसने हाथ उठाकर जहांजेब के कंधे को थामा, रिलैक्स गाइस, ये कोई अनोखी बात नहीं है, मैं ये बहुत पहले से जानता हूँ। इन दोनों के सुरों पर एक बार फिर बम पड़ा और वो हैरत ज़दा थे। और तब उसने जरताशा की जानिब टिश्यू बढ़ाया, अच्छी तरह नाक साफ कर लो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मेरी अम्मी की कड़े, खबरदार अगर तुमने फुखत करने की कोशिश की। बात को मजाक का रंग देखते हुए मुस्कुरा रहा था और टिश्यू से आंखें साफ करते वो जरताशा हंस रही। उस रोज उन दोनों की मोहब्बत के बारे में मालूम करने के लिए उसने जरताशा को बता दिया था वो खुद भी नरमीन से मोहब्बत करता है, इसलिए उसकी जगह नरमीन को अपनाना चाहिए था कि वो जहांजेब को हासिल करने में जरताशा की मदद करेगी। लेकिन जरताशा को दरमियान से हटना पड़ेगा। ये सारा मामला उसने खुद फिक्स किया था, लेकिन तब जब उसे यकीन हो गया था कि जहांजेब जरताशा से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके लिए जान की बाजी तक लगा दे। ये सब कुछ जहांजेब की माँ की मर्जी के मुताबिक हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ अरसे के लिए उन दोनों को अपनी फ्लैट में रुकना जरूरी था, क्योंकि उसे मालूम था कि जलाल पप्पा ऐसे ही बैठे रहेंगे। और दूसरी जानिब वो अपने और नरमीन के रिश्ते में बदगुमानी भी नहीं डालना चाहता था। जरताशा, जिसने शाइस्ता बेगम को साफ लफ्जों में इनकार कर दिया था, एकदम से यूं खुल खिल खिलाने लगी जिसकी अर्जिक 7 बरसों की मोहब्बत हो। घर में सुकून की लहर दौड़ गई। अब उसे अंदरून मामले से कौन वाकिफ था कि असल खिलखिलाहट की वजह क्या है, वो जिससे जहांजेब से चुपकर बात करने के लिए तवील इंतजार करना पड़ता। अब उसने बिला झिझक अर्जिक के नाम से जहांजेब का नंबर सेव कर लिया। अब उसे कोई खौफ नहीं था। रात के आखिरी पहर तक वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें किया करते, एक दूसरे के नाम पैगाम भेजा करते। हाँ, लेकिन मुलाकात के सिलसिले में महदूद रखा करते। नाश्ते पर टेबल पर एक बार फिर जलाल फफा और सिकंदर के दरमियान थोड़ी सी बदकिलामी शुरू हुई।
लेकिन सिकंदर साहब ने मामले को संभाल लिया और जलाल साहब ये चाहते हुए भी कि वो हर सूरत पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाएंगे और जरताशा को ढूंढ निकालेंगे, और उसकी यही सजा थी कि वो आम ताउमर इसी दहलीज पर बैठी रहे, हर किस्म के ताल्लुक से आजाद होकर अपनी बहन के लिए अपनी सख्त सजा सुनकर। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल गुजरा कि इसने जो कुछ किया, लेकिन ठीक किया, इस घर की पाबंदियां हैं से वो खुद भी अच्छी तरह वाकिफ थी। लेकिन उसे तो रह रहकर जर्क पर अफसोस होता जिसने अपनी मोहब्बत को गवा दिया। फिर भी आज सुबह को उसकी ताकत देखकर वो उसे जरूर फोन करता, और उस शख्स अपनी मोहब्बत को कैसे बुला सकता था। जो कुछ उसकी बहन ने उसके साथ किया, उसे तो नरमीन से सीधे मुंह बात भी नहीं करनी चाहिए थी। गजा के उसे सर आंखों पर बिठाने की कोशिश में लगा हुआ था, और बाबा के चले जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में वो बेचैनी से टहल रही थी। अर्जिक एक बार फिर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर चला गया। कमरे में दिल न लगा तो नीचे आकर ममानी जान के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। उन्होंने लाख मना किया, लेकिन वो कहाँ नई नवेली दुल्हन थी जो दुल्हनों की तरह नखरी करती बैठ जाती। सो एक तलक मुस्कुराहट के साथ वो काम में उनका हाथ बटाती रही। लंच इकट्ठा किया और उसके बाद कमरे में आया। वो जो सुबह से अपनी बहन के बारे में सोच सोच कर हलकान थी। आखिर एक बार फिर से उसे खुद से अर्जिक को मुखातिब करना बुरा लगा, क्योंकि आप ही को ढूंढ सकते हैं। सरताशा का जिक्र करते उसने मगरूर अर्जिक के चेहरे को देखा। उसे लगा जैसे अर्जिक ने संजीदगी इख्तियार कर ली हो। उसने दोबारा अपनी बात को दोहराया नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि अर्जिक गुस्से में आ जाए, और वो गुस्से से हमेशा से घबराती थी, लेकिन बात करना भी जरूरी था। सो कुछ देर इंतजार करने के बाद दोबारा वो उसके करीब आकर बैठ गई। आपी ने जो कुछ किया वो गलत था। मैं जानती हूँ कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, और मुकाबल का दिल चाह कि वो अपना सर पीट ले। वो जिसे पाने के लिए उसने सारा मलबा अपने सर पर गिरा लिया था। वो ये समझती थी कि वो जरताशा से मोहब्बत करता है। अजीब लड़की थी जिसे आज तक ये भी ख्याल नहीं गुजरा कि वो क्यों उसे इतनी मीठी नजरों से दिखता है। घर आने के बाद क्यों हमेशा उसके लिए तहरीफ लेकर आता है, और वो खामख्वाही उसकी बहन बनी हुई थी। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता? वो संजीदगी से उसकी बात को टोक गया। ये मामला यही हल करना बनता है। उसने सर उठाकर उसे देखा। मैंने आप ही को सारी बातें सुन ली है। अब दोनों एक दूसरे से जिस तरह बात करते थे, मोहब्बत पर ये पैगाम एक दूसरे को भेजते थे। उसके करीब झुककर उसे दिखने लगा। वो कुछ नहीं था। इन सब बातों को भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो ऐसी मोहब्बत बड़ी सरगोशियां और इससे ज्यादा मोहब्बत बड़े पैगाम मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। आंख दबाकर उस बेबाकी से उसे कह रहा था, और वो मुकम्मल सुर्ख हो गई। आपको यकीन नहीं आती, आप मेरी बहन के मंगेतर हैं। वो बजकते हुए दूर हुई, और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो हंसते हुए दिलकश लगता था, और उसे अजीब लगा कि आखिर से कुछ भी बुरा क्यों नहीं लगता। मोहतरमा, मैं तुम्हारी बहन का मंगेतर नहीं बल्कि तुम्हारी बहन का बहनोई हूँ। सुरख चेहरे के साथ उसकी बात सुनकर वो दांत पीस कर आ गई। लेकिन मसला यह था कि वो सामने बैठे शख्स को कुछ नहीं कह सकती थी। ऐसा मुझे बताओ, अगर तुम्हारी बहन को मैं ढूंढ तो क्या तुम मुझसे मिलोगी? अगर उसने अपने लिए कोई फैसला किया हो तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी? बहुत सुकून से बात कर रहा था, और बेख्तियार वो सर इस बात में हिला गई थी। अच्छा है अभी मिल जाए, इनके बारे में मालूम हो जाए तो मैं भी आपके सर से उतर जाऊं, फिर आप मुझे तलाक। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, और बड़ी शिद्दत से उसके लबों पर झुका और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके हसीन मुलायम लबों पर अपनी शिद्दतों को अंडेलते वो काफी देर के बाद पीछे हटा। उसने अपनी अटकी हुई सांस को बहाल किया, और भरी भरी आंखों से वो बस अर्जिक के चेहरे को देखे जा रही थी। तुम मुझसे दूर जाने की बात कभी नहीं करोगी, ना ही मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, और ना ही कभी तुम मुझसे दूर होगे। तुम सिर्फ मेरी हो नरमीन अर्जिक खान, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। उसे दहाड़ कर कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। नाराजगी उसका हक बनता था, और उसके जाते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका मोहसिन था। उसके बाप की इज्जत बचाने के लिए उसे अपनाया, ना सिर्फ अपनाया बल्कि उसके साथ कोई गलत रवैया इख्तियार नहीं किया, और वो इन सब के एहसानात का ये बदला दे रही थी। खुद को कोसते ही वो कमरे से बाहर निकल आई। आने वाले दिनों में उसे मुकम्मल फरामोश कर गया। उसे स्पेस देना चाहता था कि उसके रिश्ते को हकीकत को समझे, लेकिन हर शाम उसके लिए ताज़ा गुलाब और तो ताज़ा गजरे लाने नहीं बोलता था। वो लाख जिद करती, लेकिन उसे अपने बाजू पर सुलाकर तब तक उसके बालों में उंगलियां चलाता रहता, तब तक वो सो नहीं जाती। उसे हमेशा अपने करीब रखता, हर तरह से उसका ख्याल रखता, लेकिन अभी तक उस पर कोई
ताल्लुक मुसल्लत करने की कोशिश नहीं कर पाया था। दूसरी जानब वो जहां जेब और जरताशा को मुकम्मल सेटल करने की कोशिश कर रहा था, और वो चाहता था कि जलाल खान को ऐसा नजरिया बदलना पड़े। और इसी शाम जब उसने अपने फ्लैट से जरताशा को उसके ससुराल मुंतकिल कर दिया, तब उसने सिकंदर साहब के सामने सारी बात रख दी। वो हैरत से उसे देखते उठ खड़े हुए और सर झुकाए हुए बैठा रहा। तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुम जानते हो कि जलाल खान तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वो ना सिर्फ तुम्हें और नरमीन को बल्कि शास्ता को भी वापस भेज देंगे। तुमने कितने घर खराब कर दिए, तुम्हें अंदाजा भी है? वो शदीद गुस्से में दहाड़ रहे थे और वो सर झुकाए बैठा रहा। बाबा, मैंने घर खराब नहीं किया, खालू को अपनी नजरिया बदलना पड़ेगा। जिंदगी उनके असूलों के मुताबिक नहीं गुजर सकती, और शाइस्ता वो कब तक उनके सामने सर झुकाकर बैठे रहेंगे? कब तक उनकी जी हुजूरी करते रहेंगे? अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए कभी स्टैंड लेकर देखा है उन्होंने? वो इसलिए तफसीली बात कर रहे थे क्योंकि नरमीन आज जलाल खान के घर रुकने के लिए गई थी, क्योंकि शाइस्ता बेगम घर पर अकेली थी और वो खुद सिकंदर साहब से बात करना चाहती थी। बाबा, मैं जरताशा को खुश नहीं रख सकता, ना ही वो मेरे साथ खुश रह सकती है। अगर हम दोनों एक बंधन में बन जाते हैं, हम चंद दिनों के बाद अलग हो जाते हैं, तो जरताशा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो उसके साथ शास्ता वो की अब की कोई अच्छा नहीं किया। जरताशा ने अपनी मर्जी से अपना मनपसंद साथी चुन लिया। मैंने उसका दिल और उसका साथ दिया, मैंने नरमीन को पा लिया, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा बाबा। बड़े लंबे चौड़े लेक्चर के बाद वो अपने बाप को कायल करने में कामयाब हो गया था, और अगले दिन यूं नासिया बेगम और सिकंदर साहब के साथ जरताशा के घर पर था, जहां सेब ने जिस तकल्लुफ से इत्मीनान किया था उसकी मुखलफी का अंदाजा हो रहा था। लेकिन सिकंदर साहब और जरताशा के मुलायम चेहरे पर बिखरे हुए रंगों से ही अंदाजा था कि वो कितनी खुश और मुतमईन है। उसकी सास बहुत शफीक सी खतून थी, शुगर के आर्जे में मुब्तला थी, लेकिन फिर भी उस छोटे से घर में सुकून भरा हुआ था। जलाल साहब ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा दी थी, वो अभी तक इस मामले से नहीं हट रहे थे। अपनी जानिब से वो उसे हर तरह से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 1 महीना हो चुका था और सिकंदर साहब भी जानते थे कि आज नहीं तो कल पुलिस उनके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। सो इससे पहले उन्हें जलाल खान को इस बारे में आगाह करना था। अगले 3-4 दिनों तक नवीन अपने माँ बाप के घर पर ही रही। ना उसने वापस आने की बात की और ना ही वो खुद से उसे कह सकती थी। हाँ, लेकिन दिल की हालत इस कदर मुस्तरिब थी कि वो नाराजगी का शिकार हो रही थी। उसका दिल बेचैन था, बेताबी का शिकार था। अर्जी को देखने के बाद उसकी मोहब्बत को महसूस करने के लिए वो जो एक छोड़कर चला गया, उस वक्त भी उसका नंबर निकालकर वो भीगी भीगी नजरों से उसे दिख रही थी। अब मैं मोबाइल साइड पर रख दिया। ठीक है, अगर आपको मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी नहीं करूंगी, उससे सुना, और दिल ही दिल को राह होती है। लेकिन अगले लम्हे अर्ज के जगमगाते हुए नंबर को देखकर उसे इस बात पर यकीन करना पड़ा। अर्जित का नोटिफिकेशन मिला, आज रात डिनर वो सब लोग शाइस्ता बेगम के घर करेंगे, उसने कह दिया। सिकंदर साहब और नादिया बेगम भी उनके साथ होंगे, 2 इजाफी लोग भी, इसलिए अच्छे से डिनर का इंतजाम करें। वो हैरान हुई, वो इजाफी लोग कौन हो सकते थे? लेकिन फिर भी इस बात से वो मुतमईन थी कि उसे बलाखिर उसकी याद आ ही गई। उसने सोच लिया कि अच्छा खासा नाराज होगी, देर तक बात नहीं करेगी। उसने शाइस्ता बेगम को पैगाम भी भिजवाया और वो भी निहाल हो गई। कितने अरसे के बाद उनके भाई और भाभी उनके यहाँ डिनर के लिए आ रहे थे। सो नरमीन के साथ मिलकर उन्होंने अच्छा खासा इंतजाम शुरू कर दिया, और जलाल साहब तो वैसे ही घर के कोने में महदूद रहा करते थे। यह हकीकत थी कि जरताशा के चले जाने के बाद वो उदास हो गए थे, और ये उदासी इस कदर गायब होगी कि वो अक्सर रातों को भी उठकर लॉन में टहलने चले जाते। माँ बाप चाहे जितने ही सख्त असूल पसंद हो, लेकिन अंदर से उस कदर शफीक होते हैं कि उनको अपनी औलाद को खुद से दूर जाता हुआ देखकर तड़प कर रह जाते हैं। चाहे उन्हें मलाल था कि खुदा ने उन्हें बेटे से नहीं नवाजा, लेकिन फिर भी ये हकीकत थी कि उन्हें अपनी बेटियों से मोहब्बत थी। हाँ, ये बात सच थी, लेकिन उन्हें कभी मोहब्बत का इजहार करना नहीं आया, चाहे वो लाख अपनी जुबान से कहते थे। मगर जरताशा के आने के बाद हर ताल्लुक को खत्म कर लगे। लेकिन हकीकत ये थी कि इनकी आंखें तरस रही थी उसे एक नजर देखने के लिए। वो इस वक्त शाइस्ता बेगम के साथ खाना मेज पर लगा रही थी जब वो बाहर गाड़ी के हॉर्न पर दिल धड़का। जलाल साहब पहले ही सरबराही कुर्सी पर मौजूद थे, क्योंकि उन्हें आने में देर हो चुकी थी और डिनर का टाइम निकलता जा रहा था। खुद आखिरी दरवाजे पर अंदर दाखिल हुए। सिकंदर बेगम, नादिया बेगम,
और अर्जी के साथ खड़ी जरताशा को देखकर उसकी सांस अंदर ही अटक गई। चाहसीब उन सबकी पुश्त पर खड़ा था और वो सरबराही कुर्सी पर उठते चले गए। अपने सामने इतने अरसे बाद अपनी बेटी को देखकर उनका पूरा वजूद कांप उठा। खबरदार, एक कदम नहीं मजीदा बढ़ाना। वो पूरी शिद्दत से दहाड़े और जरताशा रोते हुए सिकंदर साहब की पुश्त पर खड़े हो गए। सिकंदर साहब खुद आगे बढ़े। जलाल जो होना था वो हो चुका है। दिल बड़ा करो, तुम्हारी बेटी ने कोई गलत हरकत नहीं की। सोचा ये निकाह था, उन्हें तो ये चाट कर धचका लगा था कि ये सब लोग एक साथ थे, यानी तय हुआ था। और अगर उसने आगे बढ़कर सब कुछ हकीकत में बदल कर रख दिया था। वो जोर से चेहरे के साथ कहीं दूर कोने में जा खड़ी होती और इसमें हिम्मत ही नहीं थी कि उसकी एक भी कदम उठा पाती। और जलाल साहब यूं सुन बैठे थे जैसे उनकी रूह भी खींच ली गई हो। वो आगे बढ़ी और कदमों के करीब बैठ गई। और बाबा, मैं आपका फैसला मान लेती, लेकिन इससे पहले ना जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर देता था। गर्ज एक मुझसे मोहब्बत नहीं करता था बाबा, उसे नन्ही चाहिए थी और मुझे चाह से। वो बस रोते हुए कह रहा था, उसकी घुटनों में शदीद दर्द था। बाबा, आपने अम्मी को कभी वो मुकाम नहीं दिया जो नहीं चाहिए था। और अगर हमारा रिश्ता टूट जाता है तो अपने भाई को सलाम कैसे लाएगी? और हमने सबसे ज्यादा उम्र कुछ नहीं मांगा बाबा, सिर्फ एक। उनका दिल इतना बड़ा नहीं था, शायद वो कभी माफ ना करेगा। ये शायद उन सब से ताल्लुक बनाने के बाद मैंने रख दिया हो। सारे जहां ने उन्हें छोड़ दिए, लेकिन वो औरत एक वफा और हर रिश्ते को मुंतखब करती थी। और वो लड़की जिसने अपनी सपनों से मुंह फेर लिया था और उसके सामने अपना सर झुकाकर वो मीठी बातें करते थे, उनके चेहरे पर अपना सर झुकाकर कहा था। और वो भी तो उनकी बेटी ही थी। बड़ी हिम्मत करते जहाज़ेब आगे बढ़ा। वो भी उनके कदमों में बैठ गया। अंकल, शायद मैं आपकी बेटी को वो सब ना दे सका जो उसे आपके इंतखाब से मिल जाता, लेकिन यकीन रखें मैंने इसे मात दिया, एतमाद दिया, और वो मेरे लिए सर का ताज है और हमेशा रहेगी। सिर्फ आप एक बार मुझे बेटा समझकर तो देखें। ये शायद उनकी खुशकिस्मती थी कि वो इस वक्त उनके सामने आए जब जलाल खान ने महक को मार रखा था। उन्होंने अपना खाता हुआ जरताशा के सर पर रखा और दूसरा हाथ जहाज़ेब के कंधे पर और आंखें मरोड़ कर कहा, सॉरी, लेकिन एक बार फिर राम को छत कूद रही थी और उस मुकम्मल रिश्ते के साथ उसे बहुत लगना था। वो शख्स उससे मोहब्बत करता, उसे पाने के लिए वो हथकंडे इस्तेमाल किए। वो सोचती कि वो उससे जबरदस्ती मुसल्लत करेगी, उससे शादी का कहेगी, मर्जी को शामिल करेगी। मैंने कहा था कि यहाँ कोई उसके वजूद को मिस करेगा, उसका एक मुकम्मल इंतखाब है वो। लेकिन फिर भी अपनी खुशियों को जानना, इन खुशियों को समेटना तो इसका हक बनता है ना। उन सारी खुशियों को वो भरपूर तरीके से जीना चाहती थी। डिनर के बाद अर्जी के साथ वो गाड़ी में बाहर निकल आए और वो इसकी खामोशी को बखूबी नोट कर सकता था। भला वो उसके चेहरे पर लिखी तारीख नहीं पढ़ सकता था। वो उसे लेकर वहीं आया जहां इकरार मोहब्बत करना चाहता था। उसे सोचा कि चाहे रिश्ता जहां तक बता हो, लेकिन वो अलिफ से गायम तक खोल सकती थी। सो उसने उस रोज 2 घंटों के बाद उसके बिल उसके सामने पहली मर्तबा रखा था और वॉर्डनेस के सामने रखकर कह दिया था, अगर तुम चाहो तो अरज़ खान को मुंतखब कर लो और अगर तुम चाहो तो हमें चुटला दो। हम यहीं पर है, स्टार्ट ले, तुम चलो। मैं पहली मर्तबा तुम्हारे साथ बैठा, तुम नहीं समझती। उसके सामने एक हसीन मर्द बैठा था जिसके साथ उसका जायज बेटा था। खुदा के लिए अब इस वकील इसी का होगा। इसी हफ्ते 2 टिकट्स करवाए गए उसके लिए, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए और उसे सारी दुनिया गुवाना चाहता था। हर उस हसीन मंजर के सामने इकरार मोहब्बत करना चाहता था जो इस दुश्मन जान की नजरों में हसीन होता, और इससे ज्यादा हसीन इंतखाब कोई हो ही नहीं सकता था। हर गुजरते हुए दिन के साथ उसने साबित किया कि मोहब्बत करना मर्दानगी नहीं होती, मोहब्बत को निभाना मर्दानगी होती है। और वो जो आखिरी लम्हे तक डट कर खड़े रहे, वही लोग मोहब्बत के सिकंदर कहलाते हैं।